तुम आएगी सड़क तो क्रॉस करवा दे। सर मैं आपने कहा था पिछले हफ्ते की, मैं पूरे हफ्ते रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मुंह बंद करिएगा। अरे हम कहाँ भाग रहे हैं छोड़ के भाई, हम कह रहे हैं कि नहीं कराएंगे, बस ये चैप्टर लास्ट है, एसएसटी खत्म हो जाएगी हमारी। जो सब्जेक्ट खत्म कराएंगे उसका टेस्ट भी तो स्टार्ट कर देंगे। अब बोलिएगा मतलब अक्षर वर्ड देखिएगा। Why do we need a constitution से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल, अगर आप लोग चुप रहे तो मैं पूरे 6 बजे तक कराऊंगा, फालतू क्वेश्चन लेके मत आइएगा, ये चैप्टर हमें खत्म करना है, ठीक है। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, एक दूसरे से बातें नहीं, शांति से बैठे रहिएगा। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है। एक संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान की नहीं था, देश में किसी भी तरह का लिखित कानून नहीं था, इसी कारण से रंग भेद की नीति या अपार्थाइड सिस्टम इतने लंबे समय तक चलता रहा। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आपको देखा ही आपने कि किस तरह से एक वैध सरकार, लीगल गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो आई सामने। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। बिल्कुल, जिनको दबाया गया था और जिसने दबाया था या अत्याचार किया था, दोनों लोग साथ साथ होके एक साथ मिलके देश को आगे बढ़ाने, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो माला चढ़े हैं लैंग्वेज में हमारे, तो हमारे लैंग्वेज वाले ने तो मैथ का भी आविष्कार किया था, तो उनको माला चढ़ाएंगे कि इनको माला चढ़ाएंगे, लल्लुओं को। शांति में रहिए, हमें चैप्टर खत्म कराना है। जब तक वो समझ में नहीं आ रहा ना, तभी तक पढ़ाई अच्छी है, समझ में आने लगेगा ना तो दिमागे फेल हो जाएगा। जी नहीं नहीं, देखिएगा, मानो की बात कर रहे हो क्या, तुम्हारे आस पड़ोस में रहता है, कौन लगता है तुम्हारा, दोस्त है या मतलब कोई रिलेटिव भी है, उनका कोई टाइम चेंज नहीं बेटे, 7 to 8 ही नहीं, वो उसको धोखा हो गया होगा। यहाँ पर सब लोग साथ साथ मिलके काम कर रहे थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग जो अत्याचार करते थे और जिन पर अत्याचार हुआ था, साथ साथ मिलके प्लान बना रहे थे। इट वॉज नॉट गिविंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, और एक दूसरे पे विश्वास करना भी मुश्किल था। ब्लैक लोग व्हाइट पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि अगर इनको साथ में लेके चलेंगे तो आगे जाके फिर ये पुराना अपना जो भी तरीका था वो स्टार्ट कर सकते हैं। और व्हाइट लोग सोच रहे हैं भाई इतने मीठे क्यों बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी पे बिठा के चक्कू मारेंगे बाद में, समझ रहे हैं ना। मतलब दोनों जो कम्युनिटी थी या दोनों जो ग्रुप थे एक दूसरे पे विश्वास करने को तैयार नहीं। देखिए, they had their fears, उनके अपने अपने डर थे। They wanted to safeguard their interest, और वो चाहते थे कि उनके जो हित हैं या इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा हो, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privilege and property.
ब्लैक लोग चाहते थे कि जो मेजोरिटी में हैं उनकी बातों को ना दबाया जाए। ब्लैक लोग ज्यादा थे, बहुसंख्या में थे। मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान देंगे। तो ब्लैक लोग बहुसंख्यक थे, मेजोरिटी में थे, तो चाहते थे कि उनकी बात ना दबाई जाए और समाज में बराबरी का अधिकार मिले, जो पहले नहीं मिलता था। और व्हाइट लोग सोच रहे थे कि उनको अधिकार तो सब ठीक है, लेकिन भैया जो उनको प्रिविलेज मतलब कि जो राइट मिले हुए थे पहले से, और सबसे बड़ा कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी पहले से हथियार रखी थी या जो कमा रखी थी, उसका अधिकार पूरा मिले, वो प्रॉपर्टी उनसे कोई ना छीने। बात समझ में आ रही है आप लोग को? नहीं आएगी तो बोलिएगा। After long negotiations, both parties agreed to be compromised. The whites agreed to be principle of majority rule and that of one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that majority rule would not be absolute. अब देखिएगा, अब व्हाइट अगर ये मान लिया जाए, इंडिया में भी यही है, मेजोरिटी गवर्नमेंट है, मेजोरिटी गवर्नमेंट, लेकिन कैसी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जिनको ज्यादा वोट मिलेगा उनकी सरकार होगी। व्हाइट लोग कह रहे थे, अब मान लीजिए कि व्हाइट लोग तो हैं ही बहुत कम, ठीक है, और ब्लैक लोग ज्यादा, तो ये तो ऑब्वियस था कि निश्चित था कि ब्लैक लोगों की ही सरकार बनेगी, क्योंकि ब्लैक लोग ज्यादा थे, वो अपने ब्लैक कैंडिडेट को वोट देंगे। हाँ, वो तो था ही। नेल्सन मंडेला बेशक लिबरल हो, उदार विचार के हो, लेकिन वहां जनता जिसने जीवन भर क्या कहते हैं जानवरों का जीवन जिया है, वो ऐसे थोड़ी माफ करने वाले थे। बात समझ रहे हैं? संविधान में था कि समानता बनी रहेगी व्हाइट लोगों में, ब्लैक लोगों में, लेकिन जो जनता जीवन भर है ना, क्या कहते हैं, थर्ड क्लास में सफर किया, जिन्होंने बग्गियों, जो घोड़ा गाड़ी बग्गी होती थी, उसमें पावदान के पास बैठ के सफर किया, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने भी, वो तो माफ नहीं करने वाले। फिर भी तो व्हाइट लोगों ने मान लिया कि मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वन पर्सन वन वोट को भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब कि एक ही आदमी को सारा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, वो देखिए किस तरह से, they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. बिल्कुल, आप मेजोरिटी वाले सरकार बना लो, एक आदमी को एक वोट का अधिकार भी दिया जाएगा, लेकिन जो माइनॉरिटी में व्हाइट पीपल हैं उनके प्रॉपर्टी का अधिकार आप नहीं छीन सकते, वो आपको बने रहने देना चाहिए। तो ब्लैक लोग भी तैयार हो गए, ठीक है भाई, ओके। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट इजी, और ये कॉम्प्रोमाइज इजी तो था नहीं, ये समझौता इतना आसान तो था नहीं। दो लोगों ने, शीर्ष नेतृत्व ने, ठीक है, सुप्रीम लीडरशिप ने बेशक इस पे साइन कर रखा हो, लेकिन आम जनता, जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो जमीनी हालात थे, वो तो अलग था। अब देखिए क्या हुआ। How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? मान लीजिए कि ये ट्रस्ट अभी तो ठीक है, अभी माना जाएगा, अभी लोग जो भी कह रहे हैं सब लोग समझौता हो गया, ठीक है, लेकिन क्या गारंटी थी कि फ्यूचर में ये ट्रस्ट ना तोड़ा जाए या फ्यूचर में ये ट्रस्ट खत्म ना हो जाए? हो सकता है फ्यूचर में लोग, जो अगली सरकार आएगी, मानने से इनकार कर दे जो समझौता किया गया है। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone should abide by. तो आपके और हमारे बीच में जो समझौता हुआ, वो आप जानते हो, हम जानते हैं, आपके कुछ जानकार वाले लोग जानते हैं, हमारे कुछ जानकारी वाले लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो पक्का तो तब होगा ना जब हम रिटर्न कर दें। अब रिटर्न तो यही एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाया गया, मतलब कि संविधान लिखा गया, ये माना गया कि अभी व्हाइट और ब्लैक लोगों ने समझौता कर लिया, लेकिन भविष्य के लिए क्या, भविष्य के लिए एक ऐसी कानून की किताब होनी चाहिए, एक ऐसा रूल बुक होनी चाहिए जिसको सारी जनता माने और उस कानून के हिसाब से चले। ठीक है, these rules lay down how the rulers are to be chosen in future. Okay,
इन रूल्स में ये बताया गया था, ले डाउन मतलब कि ये पूरी भूमिका लिखी थी, आधार संरचना रखी गई थी कि आगे आने वाली सरकारें जो भविष्य में आएंगी और बनेंगी उनको चुना कैसे जाएगा, उनका चुनाव कैसे होगा। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. जो सरकार चुनी जाएगी उनको किन किन चीजों को करने का अधिकार या शक्ति दिया जाएगा, ठीक है, और कौन सी ऐसी चीजें या काम है जो वो नहीं कर पाएंगी या नहीं कर सकेंगी। Finally, these rulers decide the right of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South African did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. This set of basic rules is called a constitution. देखिए, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपको पता है? अभी इंडिया में कोई स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पूरे के पूरे स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय, या कह सकते हैं कि उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दिया जाएगा, जो राष्ट्रपति को अधिकार होता है। एक ही बेसिस होता है, वायलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। संविधान के उल्लंघन के आधार पे राष्ट्रपति पर या प्रेसिडेंट पे महाभियोग या इम्पीचमेंट मोशन लगाया जाता है, ठीक है, तो ये संविधान है। ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी है। मतलब ये कहा गया कि ये ऐसा कानून बनाया जाए जो कोई भी सरकार उसको चेंज नहीं कर सके। आप कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज करने के पूरे संविधान में आपको संशोधन करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, हमको भी करना पड़ता है, वहां पर भी ऐसा था। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगे कि राष्ट्रपति जी किसी ऐसे संविधान के खिलाफ किसी तरह का काम उन्होंने किया है, तो लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग लगाया जाता है। इंडिया में केवल वही एक ऐसे आदमी जिन पर महाभियोग या इम्पीचमेंट मोशन लगाया जाता है। बता रहे उसका क्या होता है कि या तो लोकसभा नहीं तो राज्यसभा, 2 हाउसेज होते हैं हम लोग के, उसके मिनिमम 50 मेंबर्स, 50 कम से कम सांसद लोग एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे, और राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा पे रखेंगे, और लोकसभा के हैं तो लोकसभा में। तो राज्यसभा के लोग राज्यसभा में रखते हैं तो पहले वोटिंग होगी, अगर पास हो गया तब लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में भी पास हो गया तब वो क्या होगा, अगर दोनों में पास हो गया तो जिस दिन वो दोनों लोगों ने वोटिंग कर दी उसी दिन से राष्ट्रपति जी अपने पद से हटा दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर किसी एक हाउस ने किया और दूसरे हाउस ने नहीं किया तो राष्ट्रपति जी नहीं हटेंगे। समझ जाइए? नहीं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए भी यही प्रोसेस होता है। दोनों, हाई कोर्ट का जज कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटे, बहुत बड़ी बात है। चीफ जस्टिस की नहीं, नॉर्मल जो जज होते हैं उनकी बात करें। नहीं, कम के ही बन सकते हैं, 30 साल की उम्र के बाद आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट। कुछ जरूरी नहीं है, मोदी जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। The only way to build, देखिएगा, constitution making is not unique in South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the black in South Africa. But all over the world, people have differences of opinion and interest. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association needs to have its constitution. देखिए, दुनिया में आज कोई ऐसा देश नहीं, लगभग जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं आप। हर देश, अब कोई जरूरी तो नहीं है कि हर देश में ब्लैक और व्हाइट्स लोग की ऐसी लड़ाई गुद्दम गुद्दी करते रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ देश में ऐसा कोई भेदभाव ही नहीं हो,
अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहां पर तो बिल्कुल एक जैसे लोग होते हैं, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन मोस्टली, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेशक साउथ अफ्रीका की तरह ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच में जो भेदभाव था या जितना भी एक बैड रिलेशन था, ठीक है, वो ना हो, लेकिन निश्चित रूप से लोगों के विचार, ठीक है, और लोगों की जो सोच है, थिंकिंग या थॉट्स है, वो जरूर डिफरेंट होती है। और इसी चीजों को ध्यान में रख के दुनिया का आज कोई ऐसा देश नहीं है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना तो देश को चला ही नहीं सकते, जंगल राज हो जाएगा, कोई आदमी अपने कुछ भी कानून अपने मन से करता रह जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हर देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। जंगल राज मतलब बेटा जहां कोई कानून ना हो। जंगल का राज क्या होता है? जिसके पास ताकत वही जीतेगा। डिस्कवरी पे देखने को मिलता है जंगल राज। चलिए ठीक है, एक शब्द भी फालतू आज नहीं बोल सकते। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी कोई भी एसोसिएशन है बेटा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। एक मान लो कि ओएनजीसी एक कंपनी है, सीबीआई, ठीक है, दिल्ली पुलिस, हर इंस्टीट्यूशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक संविधान, संविधान मतलब कि कानून होता है कि ये कैसे चलेगा, ये क्या करना चाहिए, क्या करोगे तो किस तरह से डिसमिस हो सकते हो, क्या सस्पेंड हो सकते हो। बात समझ रहे हैं ना? तो नियम कानून के बिना तो कोई चीज चल ही नहीं सकती। और मैं आपको बता दूं, नियम कानून सबसे पहले तो हमारे इंडिया में तो सब चीज पहले ही हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आधुनिक भारत में देखें आप, तो नेपोलियन कोड जो था हमारा, जो कि नेपोलियन ने दिया था, फ्रांस का, पढ़ाया था आप लोग, उसका बहुत बड़ा देन है। और उससे बहुत इंस्पायर्ड होकर दुनिया में अधिकतर देशों ने इसको एक्सेप्ट किया। कानून का एक कॉन्स्टिट्यूशन था छोटा मोटा, हर तरह के कानून थे उसमें। देखिएगा, इट कुड बी, मैं इसलिए इंग्लिश की लाइन वाइज आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि मेरे में ज्यादा ताकत है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप में सुनने की सहन शक्ति होनी चाहिए, समझने की। इस तरह से लाइन वाइज, वर्ड वाइज पढ़ के समझेंगे तब आप में आएगा टैलेंट। क्वेश्चन आंसर लिखने से क्या होना है? नथिंग। और याद रखिएगा, आप बना के भी वैसा नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना? बना के लिखने के लिए भी आपके पास कुछ एक हैसियत या औकात तो होनी चाहिए ना, औकात तो इससे पैदा होगा, ठीक है। आपके जो वर्ड्स हैं वो उतने दमदार नहीं ना कि आपको विजय दिलाते। हर सब्जेक्ट का अपना एक साइंस है, राइटिंग साइंस। मैंने आप लोग को पहले डिस्कस भी किया था। मंडे से मिलेगा गाइडेंस क्लास, ट्राई करेंगे आप लोग हफ्ते में एक। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी दैट ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे नहीं कहते हैं कांग्रेस पार्टी का एक संविधान है जिसमें अगर कोई अगर इस तरह कर दे तो शिष्टाचार के आरोप में उसको क्या कहते हैं, उसकी चुटिया काट दी जाएगी। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution है क्या? किसी भी देश का एक रिटन कानून होता है, लिखित कानून, जो लोगों, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, करना ही पड़ता है, और जिसको एक्सेप्ट करने के कारण ही देश एक साथ मिलजुल करके रहता है। तो बेटे बहुत सारे डंडे होते हैं साइज के, मोटापे के, है ना। आप पे देशद्रोह का आरोप लगे। कॉन्स्टिट्यूशन और देश कुछ अलग नहीं है। देश है तो संविधान है, संविधान है तो देश। मतलब अलग अलग कानून अगर आप तोड़ते हैं, आप ये किसी का मर्डर कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता तो आपको जेल की सजा होगी ना, देशद्रोह की बात हो जाएगी ना। राष्ट्रपति जी अगर उस संविधान का उल्लंघन करके अपने पद से हट सकते हैं, जिनको प्रोटोकॉल मिलता है, आप राष्ट्रपति को छोटा मोटा आदमी मत समझिएगा, वैसे आप समझते भी नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल है। कोई आईपीएस है ना, सिंघम टाइप जाके अरेस्ट नहीं कर लेगा। याद करिए, समझिएगा इस बात को। इंडिया की जो सबसे टॉप क्लास की कमांडो टीम होती है, वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक या बॉडीगार्ड आपने देखे होंगे, जो घोड़े पे आते हैं भाला लेके। आपको वो लगते होंगे ना कि वो क्या कहते हैं, दरबारी, वो होटल के बाहर भाला लेके खड़े बने। इतना
उनको एरोप्लेन उड़ाने से लेकर के, पायलट से लेकर के, मिलिट्री से लेकर के, नेवी का हर चीज का ट्रेनिंग होता है राष्ट्रपति के अंगरक्षक है। सब कुछ की ट्रेनिंग मिलती है और वहां पे रहना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, समझ रहे ना। तो कुछ लोग चाहते हैं उसके लिए बेटे पहले आपको डिफेंस फोर्सेज में आपको तो पहले लेना पड़ेगा, नौकरी लेनी पड़ेगी और फिर उसके लिए सिलेक्शन होता है। हर साल उतनी वैकेंसी आती है तो सिलेक्शन होता है। अब 130 करोड़ की जनसंख्या में 100, 150 या 200 राष्ट्रपति के अंगरक्षक में आएंगे तो 130 करोड़ लोगों में से छटेंगे ना। मतलब मैं नहीं कह रहा 130 करोड़ में कोई भी चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें भी कंपटीशन बहुत टफ है। और क्यों बनना राष्ट्रपति का अंगरक्षक भाई? देखिए हाँ बिल्कुल, राजनीति हम लोगों के बस की बात नहीं। गवर्नमेंट स्टैंप कहा जाता है, सरकार की मुहर, मुहर लगाने वाला, स्टैंप मैन। जब उनकी आलोचना की जाती है राष्ट्रपति जी की, ये मुहर लीजिए, राष्ट्रपति की मुहर लगे। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी कानून, कोई भी काम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। समझिए बात आप, उनके सिग्नेचर या मुहर के बिना वो काम आगे ही नहीं बढ़ सकता और उनको मारना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब जो शब्द है ना, शैल बी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लग गया, मतलब कि हथकड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द होते हैं ना, एक एक शब्दों पे साल साल भर केस चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द लिख दिया गया। हाँ एक चीज और, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चीज लिखी गई है जो कि आर्टिकल 1 से 395 तक की है, कोई मामला फंस जाता है कि इसकी सही व्याख्या या सही एक्सप्लेनेशन क्या हो, ठीक है, तो कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या सॉरी गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, जुडिशरी न्यायपालिका को। सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी जो व्याख्या कहेगी वही माना जाए। याद रखिएगा इस बात को। मैं आप लोग को 10 दिन पॉलिटी पढ़ा दूं कॉम्पिटिटिव ना, समझ रहे हैं, वो नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी और इतना ज्यादा आपको आनंद आएगा ना। अभी तो आप लोग इस तरह पढ़ रहे हैं, मेरी मजबूरी है पढ़ाना। जी हमारे पास जो मैं आपको बताता हूँ, कौन उल्टे सीधे का, जी बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। अगर मंत्री परिषद ने या कैबिनेट ने, पता है क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कौन सरकार किसकी होती है? पीपल की, जनता की। और वहां कौन बैठे? मोदी जी कौन है? जनता के सेवक। वो 130 करोड़ जनता है वो, ठीक है, घुमा फिरा के नहीं बढ़ गए बेटे, बढ़ते रहते हैं रोज, 150 से ऊपर पहुंच चुके होंगे। अब जो जनगणना हुई है हम लोग तो उसी का डाटा लेके चलेंगे ना। 130 करोड़ 2011 में थे जी। वो बाधित हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छी बात है, चलो आपने पूछ दिया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो सुनो, बर्दाश्त करो। देखिए कोई भी कानून जब हमारे पार्लियामेंट में लाया जाता है, ठीक है, लेकिन मनी बिल को और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक को छोड़ करके, ये क्या होता है मैं बताने के मूड में नहीं हूं, टाइम नहीं मेरे पास। मान लीजिए 2 बिल को छोड़ करके राष्ट्रपति किसी भी बिल को रिव्यू के लिए या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मैं बताता हूं, अगर लोकसभा से राज्यसभा से कानून पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है कि भैया आप साइन कर दीजिए, हम लोगों ने कर दिया, तो राष्ट्रपति एक बार भेज सकते हैं, ठीक है। 3 तरह का उनके पास राइट होता है, हम एक ही अधिकार आपको बताएंगे। भेज सकते हैं कि आप एक बार फिर देख लो, मुझे इन चीजों पे थोड़ा क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन है, आप इसको थोड़ा सुधार करके, ठीक है, समझ रहे बात इतनी। तो फिर कोई सिंघम टाइप प्रधानमंत्री होना, कहता मैं तो नहीं मानता, चाल करके दिखा, जल्दी दे, हवान दे, ठीक है ना। और दोबारा राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया गया कि भैया हम लोग सेटिस्फाइड हैं,
ज्यादा सिंघम ना बनो, साइन करो। अरना तो हटो। मजबूरी मतलब बेटे, तो इसीलिए है ना लल्लुओं को बनाया जाता है राष्ट्रपति। अब एपीजे अब्दुल कलाम की बात अलग है, प्रणब मुखर्जी की बात अलग है, जो बोल देना प्रधानमंत्री इज्जत रखते थे। अगर वो राष्ट्रपति ऐसे होते थे जो बोल देना तो प्रधानमंत्री उनसे पूछ के काम करते थे। अब कहाँ होते? अबे गोविंद भैया कानपुर वाले, नहीं प्राइम मिनिस्टर थे बेटे, उनकी क्या बात करना है। वो लोग हम लोग के भारत निर्माता थे, लाल बहादुर शास्त्री पूछो। ये नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री हैं, अच्छे आदमी हैं, कोई खराब काम नहीं करते, वो बात अलग है, कुछ चीजें उनको आती नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो वर्ल्ड लीडर है, समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें। स्वामी विवेकानंद के वो क्या कहते हैं फॉलोअर हैं, तो ऐसे वैसे आदमी तो है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनके जो वर्क्स है ना इकोनॉमी में बहुत खराब। नरेंद्र मोदी जी को इकोनॉमी का बहुत ऐसे ABCD भी पता नहीं, और जिनको वित्त मंत्री बनाया गया है किसी को नाम याद हो शायद, मुझे तो याद है, आप लोगों को पता नहीं। जीके 0। आप लोगों का 15 मिनट का जीके का भी क्लास लिया जाएगा हर दिन, लेकिन वो तब होगा जब हम अपना सिलेबस खत्म करा देंगे आप लोगों का, और विश्वास करिएगा आपको इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, निर्मला सीतारमण। लल्लू तो सूट नहीं करेगा और उसका स्त्रीलिंग में बोलना नहीं चाहता। तो मतलब ये है कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस सरकार में जितने भी लोग थे, और सब चीज में तो बहुत पैसा खा जाते थे, चोर थे, बदमाश थे, गुंडे थे, जो भी थे, है ना, कायर थे, सब कुछ थे, सारी बीमारियां इनमें थी, लेकिन इकोनॉमी में टॉपर। ठीक है यार, तुम लोग पढ़ाने दो मुझे। अरे किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा। कौन? तो सुन ही लीजिए, आपने बहुत अच्छा बोला है, मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये तो पता ही होगा भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है। अरे अरे नहीं 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 नहीं, BTS पता होगा। बताइए, आप लोगों ने न्यूज बिल्कुल नहीं देखते क्या? वाह, वो क्यों बताएंगे, वो मास्टर थोड़ी हैं। दुनिया में, मेरी बात सुन, दुनिया में सब कुछ चल रहा है आपके सामने, हमने शुतुरमुर्ग की तरह है ना अपनी मुंडी रेत में डाले रखी है। याद रखिएगा, आदमी वही जीवन में आगे जाएगा ना जो सजग हो, अवेयर हर चीजों को लेकर। मोदी जी ने क्या मत जान दे, बजट में नो 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 बजट, नो बजट, सर में सुबह से पेन है मेरे। अरे भाई, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप 9th क्लास में। एजुकेटेड पर्सन से ये उम्मीद की जाती है, अगर गांव में कोई पढ़ा लिखा होगा ना तो दादाजी टाइप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये शहर से बच्चा पढ़ते इधर इधर, और सच में लोगों पे प्रेशर होता था, नहीं भाई पूछ दे तब तो कहीं था। किससे उम्मीद करेगा? मान लो कि मम्मी को कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछेगी ना कि बेटा ये बताओ, तुम तो पढ़ती, तो फिर आप कहेंगे मास्टर जी ने सही बोला था। पढ़ाई वो नहीं जो केवल मैं ये पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई वो है जो आपको हर तरह से नॉलेज दे। हम लोग को बांध दिया जाता है, क्यों बंधे हुए हो? रोका है किसी ने? जितनी उड़ान भरे हैं। एस जयशंकर जो हैं, ठीक है ना। अब एस का फुल फॉर्म मत पूछना, वो साउथ में कुछ इतना बड़ा नाम है, हमें नहीं पता। एस जयशंकर पहले हम लोग के फॉरेन सेक्रेटरी थे, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस का सबसे बड़ा, जो कि पूरा विदेश सचिव बनता है, फॉरेन सेक्रेटरी। मोदी जी ने क्या कहा, सोचा कि भाई विदेश मंत्री ये हमारा फॉरेन सेक्रेटरी है, और माना जाता है उनका भी रैंक है दुनिया में, मैंने
नंबर आता है उनका, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का जो एस जयशंकर करते हैं, कमाल के डिप्लोमेट, उनको इलेक्शन लड़वा करके एमपी बनाया और बोला भाई तू है हमारा फॉरेन मिनिस्टर। ऐसे अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, लेकिन अभी इकोनॉमी में तो ऐसा कुछ उनको मिला नहीं। बहुत अच्छे काम। इकोनॉमी उनको थोड़ा कम आता है। Thus, the constitution of a country is set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law and determines the relationship among people living in a territory called citizen, and also the relationship between the people and government. A constitution does mean. Why do we need a constitution का ये आंसर है जो 4-5 पॉइंट आप अपने सामने देख रहे हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर होता था तो ये हमेशा 3 या 4 नंबर पे आता था। कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, सरकार को लोगों के साथ, नागरिक के साथ, सिटीजन के साथ जोड़ता था और लोगों को, सरकार को ये अधिकार देता था, गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि किस तरह से आप सरकार चलाओगे, लोगों को रूल करोगे, और जनता को यह अधिकार देता था, ये हमारा देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप किस तरह से अपने अधिकारों को बनाए रखेंगे या किस तरह से आप अपने सारे राइट्स को एंजॉय करेंगे। ठीक है, एंजॉय का मतलब ये नहीं कि थम्स अप खोल लीजिए, मतलब कि अगर आपको मेट्रो में किसी भी सीट पे टिकट कटाया है तो बैठने का राइट, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में अंबानी के साथ साथ आपको भी, अडानी के साथ साथ आपको भी घूमने का राइट। आपके जेब में पैसा हो तो आप भी इकोनॉमिक क्लास में जाकर के गेड़ी मार के आ जाए, इसको राइट एंजॉय करना कर। हम सब तो घर में कोने में कोई भी खोल लेगा, लेकिन सब लोग को थोड़ी मिलेगा। इस राइट को लेने के लिए आप सोच भी नहीं सकते, इतिहास बहुत कम पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना। आप मैंने सॉरी सब लोगों ने, तुम्हारे तरफ हाथ का मतलब सब तरफ, आप लोगों ने बहुत, हम लोगों के पूर्वजों ने सहा है बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा योगदान पता है क्या था, हम लोगों के मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो डर बैठा हुआ था कि हम लोग तो सबसे दुनिया के सबसे निकृष्ट हैं, सबसे कमजोर हैं, सबसे दुर्बल हैं, कोई भी आएगा तो चप्पल मार के जाएगा, ऐसी सोच थी हम लोगों की। जो आदमी अनएजुकेटेड होता है, ठीक है, अनएजुकेटेड जानते हो कौन होता है? अगर गुलाम भारत की बात करें तो अनएजुकेटेड आदमी वो होता था जिसको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था। और उस समय आपको पता है हम लोग इतनी ज्यादा दिनों तक गुलाम क्यों रहे? क्योंकि हमें ये पता ही कभी चल नहीं पाया कि दुनिया में कैसा कैसा शासन है। बात समझ में आ रही है? हमें ये पता ही नहीं था। अभी फोन खोलते ही पता चल जाएगा जॉन बिडेन ने क्या कहते हैं, छींक मारी, अमेरिका में छींक मारी, यहां पता चल जाएगा। समझते हैं ना? वैसा कुछ नहीं था। तो ये मीडिया का कमाल था जिसके चलते आज हम लोग सब कुछ जानते हैं। और उस जमाने मीडिया इतना गरीब तो कभी थी। अभी आज मैंने 8 क्लास में 7th क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को, टाउन एंड ट्रेडर्स करके चैप्टर है। आप लोग खैर दुर्भाग्यशाली हैं कि 6ठी 7वीं और 8वीं में आप लोग को एसएसटी मेरे से पढ़ने का मौका नहीं। अब पता नहीं मेरी बड़ाई है या क्या है, जो भी हो। अभी उन बच्चों को यूपीएससी के अप्रोच से मैं पढ़ाता हूं कि अगर ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, इसका क्या मतलब होगा। इस 4 लाइन पे 4 लाइन जो लिखा है, इसका 40 पेजों में क्या एसेंस होना चाहिए, क्या दिमाग में घुसेगा तुम्हारा। भारत सोने की चिड़िया बेटे थी इसलिए क्योंकि यहाँ के मंदिरों में बहुत ज्यादा सोना था, ठीक है, सबसे ज्यादा। जी बता रहे, ये हम लोग जैसे गधों के चलते आए। मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम लोग सोचते हैं बालक हो जाए आधा किलो सोना चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे। मतलब क्या है ना, हम लोगों के अंधविश्वास के कारण हम लोगों ने मंदिर के पुजारियों को बार बार या मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते गए, ठीक है। अभी मैं आपको 2015 से 18 या 19 के बीच की, 18 के बीच की बात होगी, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, केरला के टेम्पल की बात बता रहे हैं। केरला को पहले
प्राचीन नाम कौन सा था? यस बताएगा। केरला का प्राचीन नाम क्या था बेटे अंग्रेजों के राज में? त्रावणकोर। त्रावणकोर। सुनिए ना, त्रावणकोर था केरला का नाम और कर्नाटक का नाम था मैसूर। ठीक है, देखिएगा केरला के टेम्पल के जब तहखाने को खोला गया, ये द हिंदू में हम लोगों ने न्यूज पढ़ा, रोज उसके बारे में न्यूज आती थी, महीने भर उसी के बारे में हर बार फ्रंट पेज पे आता। तहखाना मतलब बेसमेंट समझते होंगे आप लोग। भाई इतना सोना, पूरा का पूरा तहखाना मंदिर का सोने से भरा पड़ा हुआ है, कलश के कलश सोने सोने भरे पड़े हैं, जेवर सिक्के ये वो फलाने ढिकाने। सुनिए ना, वो सब छोटे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। वो केरला था, गवर्नमेंट ईमानदार। तुरंत इस गवर्नमेंट को पता चला, फिर ये तो बात जंगल की आग की तरफ हट जाती है। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी टीम बनाई गई और डीआईजी साहब जो थे केरला पुलिस के ना, आपको पता है वहां पे मंदिरों में है ना, ऊपर जैसे कोई बने ऐसे ही कुछ कपड़े नहीं पहनते जो पुरुष होते हैं, और नीचे लुंगी पहन के जाना होता है। और जो भी औरतें होंगी, चाहे छोटी बच्ची नहीं, कोई भी लेडीज होगी, साड़ी पहन के ही जाना है भैया, आपको नहीं प्रवेश ही नहीं करने देंगे, चाहे कट जाएगी पूरी केरला। इस तरह का अपना कुछ कल्चर है उनका। तो डीआईजी साहब जितने लुंगी लपेट के गए भाई लुंगी डांस करने, और एक एक चीज की वीडियोग्राफी भी, सब चीज देखा गया। लोगों का दिमाग फट गया भाई, कितने हजार करोड़ का सोना एक मंदिर की बात कर रहे हैं। और अभी साउथ इंडिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं। आज ये मैं आज की बात बता रहा हूँ, सोने की चिड़िया तो मैं अभी बाद में बताऊंगा अभी आपको, ये इसीलिए लेटेस्ट एग्जांपल दिया, समझ रहे ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया और सारा का सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में गया। यही यूपी में होता है ना, अखिलेश भैया के राज में, ला दिए रे ट्रक लाइए भाई, देख गदागद, ठीक है ना। दिल्ली में केजरीवाल खांसता खांसता सारा रूट लेता। एक बात और, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, त्रावणकोर के जो राजा थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन जो थे, जो आगे जाके जो उनकी पीढ़ियां थी, उन्होंने बताया कि ये हमारे बाप दादाओं का सोना है। त्रावणकोर के राजा थे। तो भाई भारत सरकार ने कहा कि जो रियासतें थी ना यस भाई, वो तो कब की एक्वायर हो चुकी है। अब बिल्कुल, जब रियासतें ही सारी की सारी भारत सरकार में मिल चुकी है, विलय हो चुका है, तो तू कहेगा राजा रे लाइन पीबीसी पाई, ठीक है। तो सारा गवर्नमेंट में आया। सोमनाथ टेम्पल आपने गुजरात में, बिल्कुल समुद्र की नदी, समुद्र के तट पे, समुद्र की लहरें है ना मंदिर की दीवारों को टच कर, ऐसे समुद्र के किनारे। इंडिया में जो भी बाहर से लोग आए, जो भी, अंग्रेजों को छोड़, अंग्रेज लोग व्यापारी आदमी थे, लुटेरे नहीं, बात समझते हैं ना, व्यापारी। जो भी यहाँ पे मुस्लिम शासक आए, जितने भी आए, वो यहाँ के मंदिरों में छुपे हुए या एकत्रित सोने की लालच में आए थे। पूरी दुनिया में सोमनाथ टेम्पल मशहूर था, और ये बताने वाले कौन थे? अरेबियंस। ये अरेबियंस लोग थे, क्योंकि अरब कंट्री के जो लोग थे सौदागर थे, भारत आते थे, व्यापार करते थे, और सब जगह देख के रेकी करके जाते थे, समझ रहे। और आते देखिए भाई क्या है रे, इतना सोना मंदिरों में। तो 712 ईस्वी में, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, खलीफा का गुलाम आया सोमनाथ मंदिर। ये आप लोग को कम पता होगा, हमारे 6th क्लास के बच्चे पूरी राम कहानी सुना देंगे आप लोग, आपका भाई भी। तो उसके बाद क्या हुआ, खच्चर या ऊंट लेके आया था। भीम देव प्रथम या सेकंड का वहां पे शासक, राजकुमार था वहां का, मतलब कि सौराष्ट्र राज्य कहा जाता था उस समय, अभी भी सौराष्ट्री गुजरात में करते। राजकुमार या राजा ही था शायद वो। तो राजा तो हार गया, लड़ा भी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने
मंदिर पे धावा बोला, पूरा मंदिर भी थोड़ा बहुत तोड़ा, जो भी तोड़ना था, सोना भी लिया। लाभ की जब चला तो ये उसका स्टेटमेंट है, जो बहुत सारे जो भी अरेबियन राइटर हुए, इतिहासकार, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना मिला कि उसके आधे ऊंट और खच्चर तो रेगिस्तान के रास्ते में उस सोने के वजन को ले ही ना जा पाए और मर गए। रास्ते में सोना आधा रह गया और आधा ही लेके गया। और तब जाके अरब दुनिया को पता चला कि अरे इतना सोना। ले 1000 ईस्वी में फिर महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आ गया। 17 बार, मतलब 17 जगहों पे भारत पे आक्रमण किया था, जिसमें सोमनाथ टेम्पल भी था। फिर सोना लूट के ले गया। कित छुपाएंगे बेटे, जीरो ग्रेविटी में धरती पे ही रहेगा ना, पृथ्वी पे ही रहेगा ना। मैं आपको बताता हूं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सोने के बारे में बताया किसने? पड़ोसी राजा ने बताया। क्या है कि हमला करेगा, चक्कू मारेगा, कोई नहीं, फिर वो तो चला जाएगा, हम कब्जा कर लेंगे। और इसी चक्कर में ना राणा सांगा ने भी बाबर को न्योता दिया था कि बाबर तो लूट के चला जाएगा, राज हम करेंगे। पहले तो दिल्ली जीता, उसके बाद बाबर ने राणा सांगा की चक्कू मारा कि ले बेटे तू जा, हम तो यहीं रहेंगे। देखिएगा, बहुत सोना था, बहुत सोना, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है ना। और वैसे भी हम लोग की तरफ है ना, यहाँ पे इंडिया में गोल्ड बहुत पसंद है लोगों को, पता नहीं क्यों। तेरह मिनट है, देखिए आप बोलिए। फ्रांस में बना था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ऐसे देखो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रांस में बना था। नहीं तो अगर आप इस तरह से अगर आप पूछें कुछ, अगर एक पेचीदा सा क्वेश्चन जो कोई कंट्रोवर्शियल, तो आप यूनान का या ग्रीस का नाम ले सकते हो। वहां पे डेमोक्रेसी पहले आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिख लेते थे, वो थोड़ा बहुत कुछ कर रखा था। लेकिन हम लोग फ्रांस को ही लेके चलते फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जी बोलिए बेटे, आप फर्स्ट कैसे करो? 1990 में तो ये आजाद हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? हम लोगों ने खुद 52 में बना रखा है, 1952। अच्छा, ओ सॉरी, पूछ रहे आप लोग को। मैं एक बात बताऊं, जैसे वैसे तो 9th क्लास में वैसे ही बहुत बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन इंटेलेक्चुअल की बात करें, इंटेलेक्चुअल मतलब वो होता है जो अपना बौद्धिक क्षेत्र का दायरा बढ़ा लेता है। इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़ते ही केवल नहीं है, अपने आप को सजग रखते हैं, हर चीज उनके रेंज में रहती है। 5th क्लास के बच्चे भी तो हिंदू पढ़ते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, आपको पता नहीं होगा इस बात का, ठीक है। और डिबेट करते हैं, मोदी जी ने फॉरेन में ये पॉलिसी बनाई तो इस पे क्या होगा, डिबेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब मैडमों का टॉर्चर, सर का टॉर्चर, स्कूल का टॉर्चर, ट्यूशन टीचर का टॉर्चर, पीवीसी पाइप का टॉर्चर। आप लोग को पता है एक बात का, आप लोग अपनी ताकत जानते ही, ठीक है ना। स्ट्रेंथ इज वीकनेस, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, हमारे स्वामी जी ने कहा। शक्ति ही जीवन है, जो भी चीज आपकी कमजोरी है वो मृत्यु है, एंड वीकनेस इज डेथ। तो क्यों मरना, जी रहे हैं कहां हम लोग? ताकत हमारे ब्रेन की, मैंने आपको तो कितनी बार बोला है, आइंस्टीन चचा भी अपने ब्रेन का 0.25% भी यूज नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो काहे इसकी चिंता में, नहीं फटेगा, नहीं मरेगा। मैं किसी, कोई बच्चा मेरे से कहता था ना कंपटीशन में, जब हमारे दोस्त आते थे यूपीएससी में, तो मेरा एक ही उनको है ना संदेश होता था, जो मेरे जूनियर थे, बोले बेटे कुछ भी हो जाएगा, एक चीज लिख के रख लेना, पढ़ने से तू मरेगा नहीं। हाँ चक्कर खा ले, बेहोश हो जाए, फिर पानी मार के जगा दिया जाएगा। आप लोग चीजों पे है ना कॉमेडी ढूंढते हैं, और इस कॉमेडी के पीछे जो चीज है इस पे फोकस नहीं करते। पढ़ने से कोई मरता नहीं। आप, ठीक है मैं मानता हूं नींद जरूरी है, नींद तो ठीक है, नींद जरूरी है। न्यूटन जी से पूछा गया कि प्रभु दुनिया, अगर मुझसे पूछे दुनिया में किससे नफरत है तो इससे। दुनिया में आपको सबसे खराब क्या लगता है, क्या लगता है कि यूजलेस है?
पता है, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है भाई, इसीलिए तो बड़ा है, क्योंकि वो नहीं सोचता जो हम लोग सोच सोच के पूरी जिंदगी घसीट के निकाल देते। पढ़ेंगे, एक नौकरी लेंगे, घसीटन जिंदगी, ब्याह बाल बच्चे, फिर क्या संन्यास, फिर मर जाएंगे। ठीक है, फिर हम मरेंगे, मरने के बाद है ना बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, एक प्लॉट वहां खरीद देंगे, दूसरा वहां, एक किले इधर। ये हमारी थिंकिंग। और ये किसकी थिंकिंग है? हम लोग की भी है, सबकी थिंकिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महात्मा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बस एक वक्ता हूं जो आपको, एक स्पीकर जो हर बात आपके सामने रखता है। आप मुझे इसके बीच में मत लेके चलिए कि सर को मत लीजिए, सर केवल बता रहे हैं आप। हमारी सोच इतनी डाउन टू अर्थ है, मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब सिंपल लाइफ होता है, लेकिन डाउन टू अर्थ इस सेंस में बोल रहा हूं ना, हम लोग बिल्कुल जमीनी स्तर पे सोचते हैं, बिल्कुल, जिससे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, तो न्यूटन की बात होता अपनी छोड़ो। न्यूटन से पूछा गया, और मैं यूपीएससी की तैयारी करता था ना, तब ये मैंने पढ़ा था, एक विज्ञान प्रगति नाम की मैगजीन आती थी, उसमें हम लोग की यूपीएससी के लिए रेलेवेंट तो कम चीजें होती थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि एक से एक वैज्ञानिक लोगों की कहानियां पढ़ते थे उसमें। तो न्यूटन से पूछा कि न्यूटन ने बोला ना, इंसान अपना जीवन का आधा समय सोने में बर्बाद कर देता है। मैं तो इसी पे सोचता हूँ, क्यों बर्बाद करता है? बिल्कुल, हम अपने जीवन का आधा नहीं तो आधा से कुछ ही कम समय ऐसा है जो सोने में बर्बाद करते हैं। आप मान के चलते हैं 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, जीवन बहुत ही छोटा है, ठीक है, और इस अर्थ पे हमारे आसपास इतनी चीजें हैं सीखने के लिए, इतनी चीजें सीखने के लिए, आपको पता भी है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग अपना दायरा, हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो 9th क्लास में हैं, हम लोग तो ये हैं, हम लोग तो वो करेंगे, हम लोग तो ये करेंगे। और मैं आपको इस सबका समाधान एक बता देता हूं, समाधान जिसको कहते हैं, इसका रेमेडी बेटा एक ही है, स्टडी। अब जितनी बुक्स पढ़ोगे, और व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, है ना, ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस पे। और अगर आपका साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है, ठीक है, एक साइंस मैगजीन सिलेक्ट करिए, टाइम्स वाली, न्यूयॉर्क टाइम्स वाली, उस टाइप वाली विज्ञान पर, ये लोकल नहीं, अच्छा लेवल वाला पढ़िए। आपका इंटरेस्ट किस में है, किस चीज के रिसर्च में इंटरेस्ट है? हो सकता है कि आपका किसी आर्ट में इंटरेस्ट हो, आप लोग उसके स्टडी करो। हर बच्चे को न्यूज तो देखना ही चाहिए, हर बच्चे को एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। 15 में 5 सॉरी ज्यादा बोल गया, 30 सेकंड बाद ये बातें भूल जाएंगे आप। मैंने जो पूरी इंग्लिश सीखी है ना, मैंने बचपन से लेकर के यूपीएससी के पूरे पेपर तक एक भी बुक इंग्लिश में पढ़ी नहीं। मेरे पास यहां पर जितनी भी बुक्स आपको दिख रही होगी, अगर वो इंग्लिश में होगी तो आप लोग की क्लास की होगी। मेरे कंपटीशन की एक भी बुक इंग्लिश में नहीं, और मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना, चाहे पीएचडी लेवल की इंग्लिश हो, जो मैं पढ़ के समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता और लिख नहीं सकता। और ना मैंने किसी टीचर से इंग्लिश पढ़ा, और ना कोई ग्रामर की बुक को फॉलो किया। तो क्या किया, एडुकेशन, द हिंदू न्यूज़पेपर भैया, मैंने जब यहां आए दिल्ली 2008 से लेकर के अभी लगभग मान लो कि 2019 तक, अब नहीं पढ़ते, टाइम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अब बहुत सारा वर्क दूसरी तरह का होता है, कंपटीशन से वैसे थोड़ा छूट गया द हिंदू न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या है, आप 2 काम कर सकते। पहला काम कि बार बार गिर के सम लो, बार बार चोट खाओ, ठोकर खाओ, गिरो उठो, और ऐसा मजबूत रास्ता बनाओ कि जिसके एक एक कंकड़, एक एक रोड़े पत्थर से आप वाकिफ हो, जानते हैं यहां पे गिरे थे, दोबारा नहीं गिरना, ये गलती की थी, दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है।
जो मैंने किया था, मजबूरी थी हमारी। जिस तरह आप वहां बैठे हैं, हमको वहां बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि यहां बैठने वाला ऐसा आदमी मुझे मिला है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, ठीक है ना, और डिपेंड करता है, देखिए आप जैसे जैसे पढ़ने में इंटरेस्ट लगाने के लिए, ठीक है, मैं ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया कहे कि ज्ञानी है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ लिख के कुछ करना है, जीवन में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने, तो जो चीज आपको पढ़ाई को छोड़ के अच्छी लगती है, धीरे धीरे उनको छोड़ के, पढ़ने में मन लगाने के 1,00,000 उपाय हैं हमारे पास, समझ रहे ना, उपायों की तो कोई कमी नहीं है, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं ना कि जो आपका तरीका है वो ज्यादा अच्छा होगा। जो भी चीज अच्छी लगती है आपको ना, पढ़ाई को छोड़ के धीरे धीरे उसको कम कर दीजिए। और याद रखिएगा, जितना डिजिटल इंडिया में चलिएगा ना, उतना ही आपका है ना हवा टाइट रहेगा। डिजिटल इंडिया काम नहीं करेगा यहाँ पे। बुक्स मीन्स बुक्स, ये डिजिटल इंडिया मजबूरी हमारी है, ये डिजिटल इंडिया से कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप, मैं आपको एक बात और बताऊं, आप जब केजी में थे, ओ लेवल 0 लेवल पे थे, तब से आप डिजिटल इंडिया नहीं इस्तेमाल कर रहे ना, ये 2 साल से डिजिटल इंडिया में घुसे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया सरकार और ये देश की दुनिया की मजबूरी थी। हम लोग डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन क्लास, पैट, पबजी, बीटीएस, ब्लॉग, कार्टून, वेब सीरीज, मूवीज, अरे क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से इस डोले के लिए प्रोटीन और वसा की जरूरत होती है, उसी तरह इसके लिए भी मनोरंजन इसका खुराक है। ये तो कौन इनकार कर सकता है, और दुनिया का कौन इंसान बोलता है कि मनोरंजन की जरूरत नहीं। लेकिन न्यूटन की बात याद रखिएगा, आपने उसका नाम याद नहीं आ रहा, नोवाक जोकोविच, नाम जानते हैं हम लोग? स्पोर्ट्स में किसका किसका इंटरेस्ट है यहाँ? तो बोलो। यस सर। हाँ बताओ बेटा, नोवाक जोकोविच कौन है? सर टेनिस प्लेयर। बिल्कुल, टेनिस प्लेयर है। उससे एक बार इंटरव्यू लिया गया, एक रिपोर्टर था, बैठा हुआ था, तो भाई पूरी दुनिया चली गई, अब तो सूरज बाबा भी चले गए, चंदा मामा भी आ गए, ये कहती पागलों डाला, कहती लगा पड़ा है भाई, दिमाग फेल हो गया इसका, लगा हुआ है। तो रिपोर्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ, वर्ल्ड चैंपियन है भाई वो, और टेनिस से वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए ना ऐसे नहीं कोई बनता। पूछा गया, भाई बताओ क्या किस तरह किया आपने? कि थकते नहीं क्या, मशीन हो। और ये साइंस प्रूव कर रखा है कि ह्यूमन बॉडी अ टाइप ऑफ मशीन, आप इसको जैसा चाहोगे वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने न्यूरॉन्स को, अपने सेल्स को, अपने टिश्यू को, अपने मसल को, अपने बोन्स को ट्रेंड कर देते हो। केवल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो हाँ, उससे पूछा गया, पागल हो, मर जाओगे। उसने बोला कि जब भी मैं 1 घंटे के सेशन के प्रैक्टिस करने के बाद बेंच पे रेस्ट करने के लिए बैठता हूं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, कहीं मेरा कॉम्पिटिटर अभी प्रैक्टिस कर रहा होगा, तब तो मैं पीछे चला गया ना। उठ के स्टार्ट, फिर थक के बैठे तो फिर दिमाग में, अरे तो फिर कोई दूसरा प्रैक्टिस कर रहा हो तो मेरे से ज्यादा, तब तो मैं नहीं जीत सकता। फिर स्टार्ट, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग इस चीज को समझिए कि आप लोग 30 मार खान नहीं, आप लोग 0 हैं, और 0 से ही संसार का निर्माण होगा। 0 मतलब वो जो किसी के साथ जुड़े तब उसका कोई मतलब, और ना जुड़े तो लड्डू। अभी जिंदगी में वो गोल्डन एज आप लोगों के पास है, 12th की भी, जो चाहेंगे दुनिया में अचीव कर लेंगे। और आपको क्लियर पता है, मैं आपको तो लिख के देता हूं ना, आप आज चाहो तो साइंटिस्ट बन जाओ, आज चाहो तो पायलट बन जाओ, जो चाहो वो कर लो। डिपेंड ये करता है
कि आपकी विल कितनी मजबूत है। आयरन विल, फौलादी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। धरती पे इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने है ना, इंसान को वो ताकत दे दी कि वो भगवान को भी अपने गोद में बिठा दे, भगवान को भी मजबूर कर दे कि देख तूने क्या बनाया कि तेरा भी मन करता है कि हम ही लोगों में जन्म ले ले। ये थोड़ा अध्यात्म हो गया। कृष्ण और राम ने क्यों जन्म लिया? क्योंकि पता था कि इंसान ही वो शक्ति है ना जो भगवान की शक्ति को भी के बराबर है या उससे भी ऊपर हो जाएगी कभी। समझ रहे हैं बात को? हम लोग अपने आप को बहुत छोटा बना के रखते हैं। लाइन एंड एंगल्स, मर गया भाई। एक दिन में लाइन एंड एंगल्स में है ना भाई एक्सपर्ट बन जाइएगा, पीएचडी होल्डर बन जाइएगा। क्या कर लिया आपने? मास्टर जी ने पढ़ा है 93 स्लाइड, प्राण सूख गया आपका। कमाल है यार। हर वो चीज जो लगे ना कि आपको कमजोर बनाती, आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी नींद। विद्यार्थी जीवन मतलब तपस्या का जीवन। बहुत बड़े ऋषि महर्षि कहते थे ना, विद्यार्थी लोग था। एक बार हुआ कि गुरुजी ये साधना नहीं करता, ये पूजा नहीं करता, ये इतना पूजा पाठ नहीं करता, फिर भी इस पर कोई दोष नहीं लगता, सारे नियम कानून हम लोगों के लिए है, इनके लिए है, उनके लिए है। तो बोले कि सुन, विद्यार्थी जो विद्या की साधना करता है, मां शारदा की साधना करता है, ठीक है ना, उससे बड़ी ना कोई साधना है, ना कोई तपस्या है, ना कोई पूजा है। समझ रहे हैं ना? अगर आप लाइन एंगल्स करते हैं वो भी मां शारदा का ही देन है। और अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन करते हैं तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्यों मानते हो? आप इसको ये मानो ना। कितने क्वेश्चन निकलते हैं। तो आप देखिए, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा सिलेबस के हिसाब से। मेरा ज्ञान आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप 9th क्लास के बच्चों को यूपीएससी में लेके क्यों चले जाते? क्योंकि मैं जानता हूं ना कि हर बच्चे के अंदर है ना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। सबका ये कॉमन है। समझ रहे हैं ना? हम लोग अपने पोटेंशियल खोते रहते हैं, बैक पैक होने लगा, इसलिए ज्ञान नहीं देते ना। ठीक है, जा सकते हैं। किसके बेटा? मानसू।